फैसल आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यानी ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि हैरत हो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात पर, उनके इन फैसलों पर, उनके इन ऐलानात पर। अब उन्होंने जो ऐलान किया है कि जो ईरानियन ब्लॉकेड है वो उसकी जगह यूएस नेवल ब्लॉकेड होगा, और यूएस जो है वो द गार्डियन ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट होगा, विद और विदाउट ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहेगी। ना सिर्फ ये बल्कि 20% उसके लिए फ़ीस भी वसूल करेगा अमेरिका, जिससे अमेरिका को मज़ीद माली फ़ायदा होगा। ये कितना बड़ा उनकी जानिब से ऐलान हो सकता है, या फिर जिस तरह वो अक्सर एक ऐसी बात कर देते हैं जिसका आखिर में उस तरह से संगीन मतलब नहीं निकलता, उस तरह का इनका बयान लिया जाए, या फिर हालात को ये अक्सर बदल देगा जो खदशात मौजूद थे ईरान अमेरिका जंग बंदी होने के साथ ही? बहुत शुक्रिया जुनैद। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐलान है, ऐलान एज इन के कोई एक फॉर्मल डिसीजन जिसको आप देखेंगे थोड़ी देर बाद स्टेट डिपार्टमेंट से या डिफेंस डिपार्टमेंट से या जो उनका वॉर डिपार्टमेंट अब बन गया वहाँ से आ जाए। मेरे ख्याल में ये वो नहीं है। इन वन वे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात आपने कही कि हालात बदल गए हैं, ये क्लियरली इंडिकेशन उस बात की है कि हालात बदल गए हैं। और एक तरह से सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूर है बोथ के अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और उससे पहले ईरान ने क्या कहा। देखिए, स्टेटमेंट से पहले ईरान की तरफ से भी आई कि जी हम बंद कर रहे हैं, राइट, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना का मतलब ये है कि डी फैक्टो वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो याददाश्त थी, वो डिफैक्टो हो गई, क्योंकि डिफंक्ट हो गई, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट पहलू तो यही था। और अब तो बड़ा क्लियर हो गया जुनैद कि असली मसला क्या है। आप देखें ना कि पिछले कुछ दिनों में आपने वो जो एक ट्रक की बत्ती होती थी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, उसका जिक्र भी नहीं सुना। जी ये बिल्कुल डिस्टिल होके क्लियर हो गया है कि अब मसला जो है वो क्या हो गया है। मसला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और मसला जो है वो ईरान को जो रिकॉम्पेंसेशन या पैसे का है वो है। हम अब तक जो है, मैं जो कहता हूं कि तब्दीली हो गई है। तब्दीली इसलिए हुई है कि अगर आप 3 दिन पहले तक भी देखें, जो नंबर मैं देखता हूं वो ये कि कितनी किश्तियां गुजर रही हैं, कितने जहाज गुजर रहे हैं हॉर्मुज़ से, तो पिछले 3-4 दिन पहले तक वो नंबर तकरीबन 30 तक आ गया था। जंग से पहले 100 था, इस मेमोरेंडम से पहले तकरीबन 6-7 था, और कल परसों में 3-4 दिन पहले तक वो तकरीबन 30 एक कश्तियां निकल जाती थी, विच मेंट कि इट वाज गोइंग अप डिस्पाइट जो भी हो रहा है। अब पिछले 2 दिन में ये हुआ है कि वो नंबर फिर से 6 पे आ गया, विच मीन्स कि इफेक्टिवली स्ट्रेट बंद है। और अब जो गेम है वो बेसिकली ये है कि दोनों ये कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा कि ये कब खुलती है और कब बंद होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन ये है कि ईरान कौन है ये कहने वाला कि हम बताएंगे कि ये खुला है कि नहीं खुला, और हम बताएंगे कि कौन जाएगा या नहीं जाएगा। दैट इज द रियल गेम। एक आखिरी जुमला इस सवाले में कि आप देखें कि जिन जहाज़ों पे ईरान से हमला हुआ है वो सारे वो जहाज हैं जिन्होंने ईरान से कोई इजाज़त नहीं ली। जो 30 एक निकल जाते थे वो ज्यादातर वो थे जो ईरान को इन्फॉर्म कर देते थे, पैसे दें या ना दें इन्फॉर्म कर देते थे। इस वक्त जो गेम है वो ये है कि किसकी रिट है, कौन सा चौधरी है जो कहता है अच्छा तू जा ते तू ना जा, और वो गेम जो है दैट इज वेयर वी आर। प्रोफेसर आदिल, जो अमेरिका का मौक़िफ़ है या अमेरिकी सदर का मौक़िफ़ है, जैसे आपने बताया कि वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसकी वजह से उनकी जानिब से इस तरह के बयानात आते हैं, या वो बहुत सी बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन ये 28 फरवरी से अब तक लगता ऐसे ही है जैसे एक मामूल की तरह ये चली जा रही है। जंगबंदी, फिर जंग होना, फिर मिसाइल फायर होना, फिर हॉर्मुज़ का बंद होना, फिर खुल जाना। लेकिन हकीकतन दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, मईशतें इधर कुछ उभरती हैं उधर डूबती हैं। पेट्रोल की कीमतें वापस आ नहीं पा रही, आती हैं तो फिर वापस ऊपर चली जाती हैं। इन हालात में सालिस और वो फरीकैन जो उस जंग बंदी को मुमकिन बनाने में कामयाब हुए थे, और वो डिस्कशन जो ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत से कहीं पीछे हटकर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसके मुस्तकबिल के ऊपर मरकूज़ हो गई थी, उन सालिसों और फरीकैन का फिर आप क्या किरदार देखते हैं कि क्या वो इस सारी जो बज़ाहिर किसी भी किस्म की एस्केलेशन है उसको वापस कर सकेंगे, या उनके लिए भी मुश्किल होगा? बहुत बहुत अच्छा सवाल है यार। इसमें 2-3 चीजें आपने जिक्र किया, मैं अलग अलग बात करता हूं। पहला ये कि आपने कहा एक तरह से एक नॉर्मल आ गया था, कि बिल्कुल जंग बंद नहीं थी लेकिन गोली इधर से चलती थी, वापस उधर से जवाब आता था, टिट फॉर टैट होता था। वो नॉर्मल पिछले 40 घंटे में तब्दील हुआ है। जो मैं कह रहा था ना कि 30 जहाज से 6 पे आ गए, और जब ईरान ने कहा कि हम बंद कर रहे हैं तो क्लियरली कुछ चेंज तो हुई है।
पहली बात तो ये है। उस चेंज के जो मुहर्रिकात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और आज हमने एक और उसका मुहर्रिक देखा जिसका ताल्लुक ना ईरान से है टेक्निकली, ना अमेरिका से है, लेकिन दोनों से है, और वो हम यमन में जो हो रहा है उसके हवाले से है कि यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कशीदगी है वो भी मेरे ख्याल में इसी के साए में। अच्छा, पहला तो ये कि वो जो नॉर्मल है वो चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? बहुत से मुहर्रिकात हैं। एक उसमें वजह यह है कि जो जनाजा हुआ सुप्रीम लीडर का ईरान में, और उसके जो थिएट्रिक्स थे, उसकी जो इमेजेस थे, वो सिर्फ मैंने और आपने तो नहीं देखे, वो अमेरिका ने भी देखे, और उसने बहुत सारी जो उनकी अजम्पशंस थी उन पे सवाल डाला। लेकिन उसका एक अमल ये हुआ, उसका एक नतीजा ये हुआ कि इजराइल को और नेतन्याहू साहब को ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर दें कि यार तुम टारगेट हो, देखो इनका गुस्सा कितना है, देखो इनकी सपोर्ट कितनी है, देखो ये जो है ये इसको पर्सनली ले रहे हैं, अब तुम पे किसी किस्म का हमला होगा। आई थिंक उसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। वो जो जहाज की तब्दीली थी नेटो के बाद, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू है उसमें आई डू थिंक कि ये जो चेंजिंग इमेजेस हैं उसका भी ताल्लुक है। तीसरा और जो आपका अहम तरीन सवाल है सालसों के बारे में, खुसूसन पाकिस्तान के बारे में, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। एक तो मेरी एक गुजारिश होगी, हमेशा से रही है, कई बार लोग समझते हैं मैं जो है पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं उल्टा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखें जो MOU है, पाकिस्तान उसका ओनर नहीं है। पाकिस्तान या जो सालिस हैं वो ओनर हैं उस प्रोसेस के, मुफाहमत के उस प्रोसेस के जो उन्होंने पैदा किया। MOU अगर सक्सीड होता है या फेल होता है तो वो ईरान की वजह से होगा, अमेरिका की वजह से होगा, पाकिस्तान या कतर की वजह से नहीं होगा। राइट। पाकिस्तान का रोल, कतर का रोल ये है कि ये जो दो फरीकैन जो एक कमरे में हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, एक दस्तखत आप टेबल पे बैठ के साथ करना गवारा नहीं करते, उनमें किसी ना किसी किस्म की ऑनेस्ट ब्रोकरेज करे, उनमें किसी न किसी किस्म का ऐसा प्रोसेस बनाए कि कम से कम पैगाम रसानी हो सके। इस पैगाम रसानी की, इस मीडिएशन की कल जरूरत थी ईरान को भी, और कल जरूरत थी अमेरिका को भी। आज जरूरत है ईरान को भी, और आज जरूरत है अमेरिका को भी, और आने वाले कल में भी ईरान को भी जरूरत होगी, अमेरिका को भी जरूरत होगी। देयरफॉर आई थिंक आसान नहीं है, लेकिन ये जो रोल है इन दो को किसी तरह आपस में बात करवाने का, ये अभी खत्म नहीं हुआ। और इसकी जो यार्डस्टिक है वो ये नहीं है कि MOU क्या है, MOU में तो बहुत सारे होल्स हैं। उसकी यार्डस्टिक ये है कि क्या ये फरीकैन ऑनेस्ट ब्रोकर हो सकते हैं इन दो कुव्वतों के बीच में। मेहतरी आदिल साहब, एक पहलू तो ये कि अमेरिका क्या अपनी तरफ से एस्केलेशन करना चाह रहा है, ईरान क्या जवाब देता है कि हमसे इजाज़त नहीं ली, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या कुछ उनकी तरफ से किया जाएगा, रेट किसकी है। अब अक्सर दुनिया की जो आबादी उसको शायद बराह रास्त इल्म भी नहीं होता कि जंग जो ईरान और अमेरिका के दरमियान है या उनके दरमियान किसी किस्म की जो नई कशीदगी है उसमें क्या हो रहा है। वो जानते हैं इसके बारे में, स्टॉक मार्केट्स के जो आदाद शुमार हैं ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तेल की कीमतों से, गैस की कीमतों से, मुल्क की मईशतों से, और जो परवाज़ों के शेड्यूल है उससे उन्हें असर पड़ता है। जो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से कार्रवाई की गई उसमें ये एक दावा ये भी उनकी जानिब से किया जाता था कि ईरान का जो असर रसूख था उसकी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए लबनान में, शाम में, फ़लस्तीन में या फिर यमन में भी उसको वो कम करने में, तोड़ने में या गैर मामूली हद तक बहुत ज़्यादा उसमें कमी लाने में कामयाब हुए हैं। आज का आपने चूँकि जिक्र किया, जो यमन में जो कुछ हुआ है, आपको लगता है कि ईरान ने जो कुछ अपनी पोजीशन वापस हासिल की अपनी शराइत के ज़रिए से, अपनी रेजिस्टेंस के ज़रिए से, उसमें उनकी जानिब से ये कोशिश थी कि वो किसी भी ऐसी जगह जहां उनकी हिमायत याफ्ता ग्रुप है उसकी फिर से हिमायत करके अपनी कोई ग्राउंड पर जगह हासिल करने की कोशिश करें? देखिए, जहां तक मुझे सवाल समझ आ रहा है, ईरान ने क्लियरली पिछले कुछ दिनों में एक तरह से एक्सपेंशन की है, एक्सपेंड किया है अपना एरिया ऑफ एक्शन। जी जी। एक हमने देखा कि कुछ दिन पहले ईरान ने जॉर्डन पे भी हमले कुछ करने शुरू किए। ये जो है उर्दून पे करने शुरू है, ये इररेलेवेंट नहीं है क्योंकि इससे पहले तक वहां इतना ज्यादा नहीं थे क्योंकि वहां बेस नहीं थे, लेकिन वो इजराइल के बिल्कुल साथ उसके बॉर्डर पे है, तो इसकी एक रेलेवेंस है। और जो हुथीस के साथ हुआ है उसमें सरप्राइज कम से कम ये थी कि अब तक इससे पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ये अंदेशा था कि ईरान किसी तरह हुथीस को और उस जियोग्राफी को भी इंक्लूड कर लेगा, जो अभी तक नहीं हुआ। सो मे बी देयर इज मसल फ्लेक्सिंग ईरान की तरफ से, लेकिन ईरान के लिए ये एक बहुत नाजुक मोड़ है। नाजुक मोड़ ये है कि ये जो ये वाली कार्रवाइयां है ना,
जहाज़ों पे हमला कर देना, एलएनजी टैंकर पे हमला हो जाना या हूथी और सऊदी अरेबिया पे हो जाना, इसका जो मलबा है वो सिर्फ अमेरिका पे तो नहीं गिरता, सिर्फ इजराइल पे तो नहीं गिरता, वो तो उसके अपने रीजन पे गिरता है। वो उन ममालिक पे गिरता है जो ईरान के लिए कहीं ज्यादा अहम है, जिन पे अगर ईरान ने अभी तक हमला किया भी था किसी उनका अमेरिकन बेस पे तो बड़ी केयरफुली किया था। सो ईरान के लिए मेरे ख्याल में सियासी तौर पे ये बहुत नाजुक मोड़ है कि अगर उसने अपना हैंड ओवर प्ले किया तो जो उसने कुछ ना कुछ मॉरल गुडविल हासिल की है कम से कम स्ट्रीट में, वो ना लूज हो जाए। देखें अगेन हम वापस जाएं, अगर उस जो जनाजों की तस्वीरें थी उसमें एक बड़ी सरप्राइज ये थी कि जिन ममालिक पे ईरान ने हमला किया भी उनके भी वफ्द आए। सो ईरान ये एक बड़ी डेलिकेट गेम खेल रहा है जहां उसके लिए हुर्मुज तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस सारे मार्के के बाद क्या सूरत हाल बनती है इस पूरे रीजन की, और कहीं ये ना हो कि हुर्मुज को हासिल करने के चक्कर में कोई ऐसी कीमत देनी पड़ी बाकी ममालिक के साथ जो वो बर्दाश्त ना कर सके। सो आई थिंक ईरान के लिए भी ये एक नाजुक गेम है।